गाइस, स्वागत है आपका आज के इस डे 3 सीए इंटर ऑडिट मैराथन में। मेरा गला खराब हो चुका है तो उसके लिए माफ़ी, और आई होप आप सभी लोग बहुत जोश के साथ, बहुत जज्बे के साथ आज के इस लेक्चर को देखने वाले हो। जल्दी से बताओ, क्या सभी लोग तैयार हो? जोश कैसा है एक बार जल्दी से मुझे बताइएगा। सर आप क्या तैयार हो? आज हम किस तरह से शुरुआत करने वाले हैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। और सबसे पहले आज हम करेंगे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, जो अभी मैं आपको लाइव करवा रहा हूँ। क्या करेंगे सबसे पहले? सर आज हम सबसे पहले करने वाले हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, आपने देखा होगा 5 अटेम्प्ट में 7 टाइम्स आया है मेन क्वेश्चन के अंदर। एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट की बात अलग से करेंगे, तो इसका मतलब 5 से 6 नंबर का तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर आ सकता है, 4 से 6 का मान लीजिए, और उसके अलावा आपके एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट अलग। तो फटाफट से लाइव आओ और मुझे बताओ क्या ऑडियो वीडियो क्वालिटी आपको ठीक से दिख रही है क्या? लाइव में मेरे सामने आ चुके हैं प्रमिला, प्रिंस और उमेश, सचिन, मयंक, कुणाल, रोहित, रचिता, बबली, राजेश। सभी स्टूडेंट लाइव में आ चुके हैं और आप वीडियो को एक बार लाइक कर कर मुझे अपना प्यारा सा प्यार दे दीजिए कि सर अब हम आपके साथ हैं और आगे पढ़ाई करने के लिए तैयार हैं। आज का मैं पूरा आपको स्केड्यूल बता देता हूँ क्या है, और ब्रेक के स्केड्यूल्स भी मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे कि जो बच्चा मुझसे बात करना चाहे उसे पता रहेगा कि यार कपिल सर से अगर पर्सनली कुछ पूछना हो तो क्या कर सकते हैं। आज सबसे पहले हम ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट करेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैं आपको बैंक ऑडिट करवाने वाला हूँ, कंप्लीट बैंक ऑडिट। तीसरे नंबर पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी करेंगे। फोर्थ नंबर पे हम कारो 2020 का रिवीजन करेंगे। एंड फिफ्थ नंबर पे हम नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट, लास्ट चैप्टर हमारा जो बचा है सिलेबस का, उसको कवर करेंगे। ये हमारा रहेगा स्केड्यूल। सर अभी आप आई होप ब्रेकफास्ट करके आए हैं, तो अभी आप आराम से 2-2.5 घंटे बैठ सकते हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। 2.5 घंटे बैठ सकते हो? जल्दी से बताओ, 2.5 घंटे क्या लगातार बैठ सकते हो? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। 2.5 आवर्स, ठीक है। जल्दी से मुझे बताइएगा। हाय ज्योति, गुड मॉर्निंग। क्या 2.5 आवर, 2 घंटे 30 मिनट बैठ सकते हो? जी हाँ बैठ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको आराम से लंच ब्रेक दे दूंगा। जब भी जो भी ब्रेक होगा, जैसे अगर मान लीजिए आपका लंच ब्रेक 30 मिनट्स का है, तो उस 30 मिनट्स में मैं लाइव रहूँगा। आप मुझसे पूछ सकते हो, क्वेरीज डिस्कस कर सकते हो, अपने बारे में जो भी आप डिस्कस करना चाहो। ब्रेक टाइम में मैं लाइव रहूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है। तो उसके बाद हम दोबारा डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटी स्टार्ट करेंगे, कारो 2020। फिर 10 मिनट का एक ब्रेक दूंगा आपको, 10 से 15 मिनट का, और फिर आखिरी में हम एक हमारा चैप्टर करेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। आज की जो क्लास चलेगी वो तकरीबन 11 बजे से, समझ लीजिए आप 11:15 से हमारी 5 बजे तक शाम को चलने वाली है। आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। और जिन बच्चों ने ये डे 1 से लेकर डे 3 तक के मैराथन देख लिए, उसका 100% ऑडिट सिलेबस कवर हो गया। हमने कुछ भी यहाँ पे स्किप नहीं किया है, कुछ भी नहीं छुड़वाया है। हर चैप्टर, हर कंसेप्ट को हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो आप 3 दिन पूरा 100% सिलेबस रिवाइज, बाद में भी आप इन वीडियोस को रेफर कर सकते हो एग्जाम से पहले। लो जी, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक करके बताओ, क्या देखने के लिए तैयार हो, क्या सुनने के लिए तैयार हो? जल्दी से बताओ। आर यू रेडी गाइस? जल्दी से जल्दी से जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी सर, हम लोग तैयार हैं। आप स्टार्ट कीजिए। लो जी, चैप्टर का नाम है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। याद करो चैप्टर नंबर 4, जिसके अंदर मैंने आपसे डिस्कशन किया था किसका? एसए 315 का। एसए 315 आपको क्या बोलता था कि भैया सबसे पहले जब भी हम किसी एरिया को स्टार्ट करते हैं, हमें क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं अंडरस्टैंडिंग, ठीक है जी। वो अंडरस्टैंडिंग जब लेते हैं तो उसको टेक्निकल लाइन भाषा में आप लोग क्या बोलते हो? वॉक थ्रू बोलते हो। सबसे पहले मैं वॉक थ्रू करता हूँ, फिर उसके बाद मैं टेस्टिंग करता हूँ सर, और उसके बाद मैं रिपोर्ट बनाता हूँ। मतलब सबसे पहले हम रोमम निकालते हैं, रोमम निकालने के बाद हम डिसाइड करते हैं हमारा एनटीई क्या रहेगा, और उसके हिसाब से मैं अपना सब्सटेंटिव टेस्टिंग करता हूं। अब आप मुझे बताओ, चैप्टर का नाम है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, क्यों पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि सर आज जितनी भी कंपनियां ऑपरेट कर रही है वो सारी ऑटोमेशन पे काम कर रही है। उनका आईटी सिस्टम है, उनका इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, जो सॉफ्टवेयर है, वो सारे ऑटोमेशन है। जो हमारा आईआर पीआर होता है
जो ट्रांजैक्शन का इनिशिएशन से रिपोर्टिंग तक का फेस होता है वो सब ऑटोमेशन पे है सर। आज मैनुअल कुछ भी काम नहीं है। तो एक बात बताओ, जब हम कंपनी का प्रोसेस समझने जाएंगे, जो हम वॉक थ्रू समझते थे कि आपका रिक्वेस्ट कैसे बनता है, आपका पीओ कैसे बनता है, आपका सेल्स ऑर्डर कैसे बनता है, क्या ऐसा हो सकता है क्या आज बहुत सारे स्टेप्स आपके सिस्टम के अंदर हो, ऑटोमेशन के अंदर हो? बिल्कुल सर हो सकता है। तो हर्षित बेटा आप ये मुझे बताओ बिल्कुल देख सकते हैं फाइनल वाले। हर्षित आप मुझे ये बताओ, क्या ये IRPR और इस सिस्टम को समझने के लिए, क्या हमें वॉक थ्रू समझने के लिए, प्रोसेस समझने के लिए, क्या कंपनी का IT सिस्टम समझना पड़ेगा? आप लोग मुझे सोचकर बताओ, क्या कंपनी का IT सिस्टम मुझे समझना पड़ेगा? बिल्कुल समझना पड़ेगा सर, क्योंकि जब तक मैं IT सिस्टम नहीं समझूंगा मुझे IRPR नहीं समझ आएगा। तो इस चैप्टर को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं IT सिस्टम की, जो कि एक क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताएंगे कि यार IT सिस्टम कंपनी के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज कर सकता है, क्या क्या एक्टिविटीज या क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, आपने ये बताना है। ठीक है। दूसरा सर, अगर आईटी है तो उस आईटी की वजह से बहुत सारे रिस्क होंगे, बिजनेस में बहुत सारा चैलेंजेस भी आ सकते हैं, और अगर आईटी है तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होंगे। बेटा ये आप कहाँ पढ़कर आए हो मुझे बताओ? सर ये दोनों कंसेप्ट हम चैप्टर 4 में पढ़कर आए हैं। ये बेनिफिट वाला कंसेप्ट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से वापस से आ जाता है। तो आपने अभी देखा कि जो कंपनी के अंदर, जो बिजनेसेस के अंदर आईटी सिस्टम होता है वो बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे फंक्शन करता है, बहुत सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल के देता है कंपनी को। इसी तरह से इस आईटी की वजह से बहुत सारे रिस्क भी होंगे और बहुत सारे बेनिफिट्स भी होंगे। क्या कंपनियों ने, आपने मुझे बताना है, क्या कंपनी ने इन आईटी रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया होगा या इनके ऊपर कोई कंट्रोल्स लगाए होंगे? कमेंट करके बताना बेटा, क्या कंपनीज ने इन आईटी रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया होगा या इनके अगेंस्ट कोई कंट्रोल्स लगाए होंगे? सोचकर आराम से प्यार से बताना। सर रिस्क एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो लोग। उन्होंने क्या किया होगा, इन रिस्क के अगेंस्ट उन्होंने क्या लगाए होंगे? कंट्रोल्स लगाए होंगे आईटी के ऊपर। आईटी के ऊपर क्या लगाए होंगे? कंट्रोल्स लगाए होंगे। यस और नो? बिल्कुल। तो अब एक बात बताइएगा, ये मैंने यहां तक की जो बात की, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से की? सर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये बात रखी। क्या एक ऑडिटर को, क्या आप एक ऑडिटर हैं मुझे बताना जरा सोचकर, क्या एक ऑडिटर को समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा कि आईटी कौन कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है बिजनेस के अंदर, कितना आईटी यूज कर रहे हैं? हो सकता है एक बड़ी कंपनी है वो पूरा ऑटोमेशन पे है, हो सकता है एक स्मॉल कंपनी है वो हाफ ऑटोमेशन पे है, हो सकता है एक बहुत ही लो लेवल की कंपनी है वो पूरा मैनुअल लेवल पे है। तो क्या आपको ये समझना पड़ेगा कि एक आईटी कितना फंक्शन बिजनेस का परफॉर्म कर रही है? यस सर समझना पड़ेगा। क्या आपको समझना पड़ेगा कि आईटी की वजह से बिजनेस के अंदर क्या क्या रिस्क है? सर डेफिनेटली ऐसे 315 में यही बताता है कि हमें जानना पड़ेगा कि आईटी की वजह से हमारे बिजनेस के अंदर, मतलब क्लाइंट के बिजनेस के अंदर क्या क्या रिस्क होने वाले हैं और उन रिस्क को मिटाने के लिए कंपनी ने किस तरह के कंट्रोल्स लगाने हैं। क्या ये तीनों चीजों को समझना पड़ेगा? जल्दी बताओ। सर ऐसे 315 कहता है आपको तीनों ही चीजों को समझना पड़ेगा। मैं आपको क्लाइंट से आगे लेके चलता हूं। बेटा जब क्लाइंट कंट्रोल बनाता है तो वो 3 तरह के कंट्रोल्स लगाता है आईटी सिस्टम के अंदर। नंबर 1, एक होता है जनरल आईटी कंट्रोल। जल्दी बताइएगा क्या होता है? एक होता है जनरल आईटी कंट्रोल। जनरल आईटी कंट्रोल मतलब जो ओवरऑल बिजनेस लेवल पे लगाया जाता है, जो ओवरऑल बिजनेस कंपनी को सपोर्ट करता है। जैसे कि हमारे यहां पे एक्सेस किन किन को दिया जाएगा, सिस्टम को एक्वायर करने की पावर किसके पास रहेगी, चेंजेस करने की पावर किसके पास रहेगी। इवन जनरल आईटी कंट्रोल के अंदर जो बहुत सारी एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं, जैसे टैली एक एप्लीकेशन है, एसएपी एक एप्लीकेशन है, जो आप यूट्यूब देख रहे हो ये यूट्यूब एक एप्लीकेशन है। इन एप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए भी, इन एप्लीकेशन का स्मूथ फंक्शनिंग के लिए भी बहुत सारे कंट्रोल बनाए जाते हैं। फिर बहुत सारे कंट्रोल्स लगाए जाते हैं जो ऐप, जो सॉफ्टवेयर कंपनियां यूज करती हैं उनको बोलते हैं एप्लीकेशन कंट्रोल। क्योंकि अगर एप्लीकेशन के अंदर कंट्रोल नहीं होंगे तो कोई भी सिस्टम को मिसयूज कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब आईसीआई का फॉर्म फिल करते हो और अगर कोई भी फील्ड आप छोड़ देते हो तो पॉपअप आ जाता है, मैंडेटरी फील्ड आ गया, यूजर का लिमिट आ गया। तो ऐप के अंदर भी बहुत सारे कंट्रोल लगाए जाते हैं। दीज आर एप्लीकेशन कंट्रोल। तीसरा कंट्रोल होता है सर
आईटी विद मैनुअल कंट्रोल, इसके अंदर क्या होता है, सिस्टम की रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं, सिस्टम से डेटा लिया जाता है और उस पर मैनुअल प्रोसेसिंग की जाती है। तो आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल क्या बोलते हैं जी, आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल। सभी बच्चे तीनों कंट्रोल का मेरे को नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे और वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक चैप्टर का क्या फ्लो मैंने आपको बताया कि सर जब भी हम किसी बिजनेस के अंदर जाएंगे तो कंपनियां यूज कर रही होंगी आईटी को, बहुत सारे फंक्शंस के लिए यूज कर रही होगी, उस आईटी की वजह से बहुत सारे रिस्क रहे होंगे, कंपनी ने रिस्क एक्सेप्ट नहीं किया होगा, उसके लिए कंट्रोल्स बनाए होंगे। ये कंपनी का काम था। कंपनी ने कितने तरह के कंट्रोल बनाए होंगे, 3 तरह के, जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन कंट्रोल, आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल। क्या ये सारी चीजें ऑडिटर को समझनी पड़ेंगी? बिल्कुल समझना पड़ेगा सर, क्या आईटी है, क्या फंक्शन कर रही है, क्या रिस्क है, और ये तीनों तरह के कंट्रोल उसे करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इस पूरे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा, अंडरस्टैंडिंग। जल्दी कमेंट करके बताएंगे इस तीनों चीजों को क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग। पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा यहीं पे मैं। क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग। क्या अंडरस्टैंडिंग से काम चलेगा क्या, क्या अंडरस्टैंडिंग से काम चलेगा क्या, या आगे टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी? सर टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी, बिना टेस्टिंग के बात नहीं बनेगी। तो जब आप टेस्टिंग करने जाओगे तो आप किस में क्या करते हो? सर हम ऑडिट करते हैं। तो सर सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा ना, क्या देखना पड़ेगा कि सर ये जो हमने आईटी की बातें समझी हैं, जो रिस्क समझे हैं, इनका हमारे ऑडिट पे क्या इंपैक्ट है? बताओ, क्या आईटी की वजह से हमारे ऑडिट पे भी कोई इंपैक्ट हो सकता है क्या? बताओ बेटा बताओ, क्या आईटी की वजह से मेरे ऑडिट पे भी कोई इंपैक्ट हो सकता है क्या? जल्दी से बताना जल्दी से बताओ, क्या आईटी की वजह से मेरे ऑडिट पे इंपैक्ट आएगा क्या? जल्दी से बताइएगा। डेफिनेटली सर इंपैक्ट आएगा, और बहुत जबरदस्त इंपैक्ट आएगा। मेरी कंट्रोल टेस्टिंग पे भी इंपैक्ट आएगा, मेरे सब्सटेंटिव पे भी इंपैक्ट आएगा, मेरा रिपोर्टिंग पे भी इंपैक्ट आ सकता है। टीओसी पे इंपैक्ट कैसे आएगा? सर अगर क्लाइंट का आईटी सिस्टम सही नहीं है, अगर क्लाइंट के रिस्क बहुत ज्यादा है, बट क्लाइंट ने कंट्रोल्स अच्छे से नहीं बना रखे, तो हो सकता है मैं कंट्रोल पे रिलाय ना कर पाऊं, और अगर ऐसा होगा तो हो सकता है मुझे बहुत ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी, तो मेरा एनटीई बढ़ जाएगा। तो इंपैक्ट मेरे टीओसी पे भी आने वाला है। अगर सब्सटेंटिव कंट्रोल पे ही रिलाय नहीं कर पा रहा हूं तो एविडेंसेस पे कैसे रिलाय करूंगा? तो हो सकता है मैं एक सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन ना निकाल पाऊं, एविडेंसेस ना ले पाऊं, और एक रीजनेबल एश्योरेंस ना फ्रेम कर पाऊं, जिसकी वजह से ओवरऑल ओपिनियन मेरी गलत हो जाएगी। तो आपके ऊपर इंपैक्ट तो आने वाला है, ये आपको समझ आ गया है। अब आप मुझे बताओ, आप चाहते हो इस इंपैक्ट को एसेस करना पड़ेगा क्या? आप चाहते हो इस इंपैक्ट को चेक करना, तो अपने को क्या करनी पड़ेगी? टेस्टिंग करनी पड़ेगी। सभी स्टूडेंट मुझे बताएंगे, जब भी हम कोई टेस्टिंग करते हैं, जब भी हम किसी सिस्टम को या किसी एरिया को, किसी भी एरिया का ऑडिट करते हैं, तो बताओ सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? क्या करते हो बताओ जल्दी बताओ क्या करते हो? हाँ सर इंक्वायरी करते हैं, सर इंक्वायरी करते हैं। इंक्वायरी सफिशिएंट, आपने क्लाइंट से सिस्टम समझ लिया, आपके क्या इंक्वायरी सफिशिएंट नहीं सर, उसके अगेंस्ट इंस्पेक्शन करते हैं। और आपने चैप्टर 4 में समझाया है कि कंट्रोल टेस्टिंग करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। हम फ्लो चार्ट के बेस पे कर सकते हैं, हम चेकलिस्ट के बेस पे कर सकते हैं, हम डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं, हम क्लाइंट का आईटी सिस्टम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें टेस्टिंग करनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा क्लाइंट का आईटी सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फाइनली टेस्टिंग कर ली तो क्या आपको एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी? यहाँ पे मेरे को आपका टेस्ट लेना है, यहाँ पे मुझे आपका टेस्ट लेना है। आपने अलग अलग ऑडिट प्रोसीजर लगा दिए, अब आपने सिस्टम को चेक कर लिया, अब आप एक रिपोर्ट बनाएंगे। अब आप मुझे बताओ रिपोर्ट बनाएंगे आप क्लाइंट का क्या चेक कर रहे हो? आईटी सिस्टम मतलब हम क्लाइंट का कंट्रोल्स चेक कर रहे हैं कि क्लाइंट ने जो कंट्रोल्स बना रखे हैं वो सही है या नहीं है। अगर कंट्रोल के अंदर आपको वीकनेस मिलती है, डेफिशिएंसी मिलती है, तो बताओ कहाँ कहाँ रिपोर्ट होगा, कैसे कैसे रिपोर्ट होगा, बताओ उसका इंपैक्ट बताओ। अगर आपने कंट्रोल्स को चेक किया और आपको कोई डेफिशिएंसीज मिलती है तो आप क्या क्या देखोगे? सर आपने कैसे 260 पढ़ाया था, 260, जिसके अंदर आप बोलते हो कि हमें सारी बातें मैनेजमेंट दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ करनी होती है, तो 260 के हिसाब से हम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ डिस्कशन करेंगे। फिर आपने कैसे 265 पढ़ाया था, जिसके अंदर आपने बताया था कि अगर कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल आती है आईटी सिस्टम के अंदर आएगी तो हम दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के साथ कम्युनिकेट करेंगे। अगर कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी आईटी सिस्टम के अंदर आती है तो हो सकता है मेरा सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर खराब हो जाए, ज़्यादा लग जाए। तो इस तरह से हम क्लाइंट को एक रिपोर्ट बना के देंगे। 265 की रिक्वायरमेंट के अंदर आता था कि आप डेफिशिएंसी बताएंगे, क्या सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, बिजनेस में इंपैक्ट क्या है, और आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। इस तरीके से हम पूरा रिपोर्टिंग करके देंगे। लो जी, ये हो गया आपका चैप्टर का एक पूरा पार्ट खत्म। ये चैप्टर 2 पार्ट में है,
पार्ट 1 मैंने आपको पूरा करवा दिया है, पार्ट 2 ऑल टुगेदर डिफरेंट है, जो कि बात करता है डेटा एनालिटिक्स की, एक आपने बिल्कुल सही बताया गौरव, जो मैंने छोड़ दिया सर, आइकोफर के अंदर भी रिपोर्ट हो जाएगा, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल फेल है। बहुत बढ़िया कुमार। लो जी, अब फटाफट चैप्टर का ओवरव्यू करवा रहा हूँ। चैप्टर के स्टार्टिंग के 2 कंसेप्ट बहुत बेसिक है, क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे गए हैं, आराम से देखिएगा। मजा आ रहा है? कमेंट करके बताओ, फ्लो समझ आया? बताओ। और मैंने दवाइयाँ चालू कर दी है भैया ऑलरेडी पहले ही से ही। मजा आया? जल्दी बताओ, कमेंट करके दीजिए बेटा। यस सर, बहुत बढ़िया, क्या बात है। लो जी, अब आराम से समझेंगे इसको। मीनिंग ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। भाई ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या होता है? ये बिजनेस के एनवायरनमेंट के अंदर प्रोसेस, ऑपरेशन, अकाउंटिंग एंड इवन डिसीजन आर कैरिड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर ही हमारे सारे काम कर देता है। इसके फीचर्स क्या है, जो कि आप चैप्टर 4 में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो। भैया ये फास्टर स्पीड से काम कर देता है, लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर है, बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है इंटरनल कंट्रोल को, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को प्रोसेस कर देता है। सर ये सारी चीज़ें आपने चैप्टर 4 में एज इट इज़ पढ़ी है, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ रहे हो, जो मैंने स्टार्टिंग की बातें बताई थी। क्या आपके लिए आईटी रेलेवेंट है? आपके ऑडिट के लिए बिल्कुल रेलेवेंट है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन सबसे पहले पूछता है कि ये बिजनेस के किन फंक्शन और एक्टिविटीज़ को हैपन होता है, ये सिस्टम के अंदर कौन कौन से बिजनेस फंक्शन ऑटोमेटिकली हो जाते हैं आईटी से। तो ये मैनेजमेंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रीड करना है। सर ये बहुत सारी कैलकुलेशन को ऑटोमेटिकली कर देता है, अकाउंटिंग एंट्रीज का IR/PR ऑटोमेटिकली हो जाता है, बिजनेस के इंटरनल कंट्रोल्स आपने पता है ना, सिस्टम के अंदर ही आप पावर्स असाइन कर देते हो, वो सारे ऑटोमेटिक हो जाते हैं। बहुत सारी MIS प्रोड्यूस करके देता है सिस्टम। तो ये इसके फंक्शंस बताए इसने कि भाई आपका आईटी क्या क्या फंक्शन करता है, वो एक ऑडिटर को समझना पड़ेगा। ठीक है जी, ये अभी नवंबर 21 में क्वेश्चन आया था फंक्शंस के ऊपर। उसके बाद पूछता है मल्टीपल सिचुएशन में आपका आईटी ऑडिट के लिए रेलेवेंट हो सकता है। यार बिजनेस ही पूरा आईटी से चल रहा है तो रेलेवेंट तो होगा ही। इंक्रीज यूज ऑफ सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन बिजनेस। भाई सभी बिजनेसेस के अंदर सॉफ्टवेयर का यूज बहुत बढ़ गया है, ट्रांजैक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ गई है, बिजनेस आज के दिन बहुत हाईटेक नेचर के हो गए हैं, टेलीकम्युनिकेशन की वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो गई है, तो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। तो इन सब सिचुएशंस की वजह से आईटी हमारे लिए रेलेवेंट हो गया है। ठीक है जी, ये सर बड़ी ही बेसिक बातें थी। यहाँ से हमारा ऑडिट स्टार्ट होता है कंसेप्ट नंबर 2 से। कंसेप्ट नंबर 2 का पहला कंसेप्ट अगर आप देखेंगे तो वो हेडिंग देखिए, वो कहता है रिस्क एंड कंट्रोल इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। एक ऑडिटर को समझने पड़ेंगे रिस्क को और समझना पड़ेगा कंट्रोल्स को। क्या डॉक्यूमेंट भी करना पड़ेगा? सर आपने हमें सिखाया है वर्क नॉट डॉक्यूमेंटेड नॉट डन, इसलिए दोनों ही चीजें डॉक्यूमेंट तो करनी ही पड़ेगी। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। कि कंपनी का पूरा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, आईटी एनवायरनमेंट आप अंडरस्टैंड करो और डॉक्यूमेंट करो। तो इसीलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, गिवन बिलो आर सम ऑफ द पॉइंट दैट एन ऑडिटर शुड कंसीडर टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। आप सभी अपने माइंड से सोचिए, जब आप कंपनी में जाके अंडरस्टैंडिंग लोगे आईटी एनवायरनमेंट की, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को आप आईटी एनवायरनमेंट पढ़ लो, जब आप कंपनी के अंदर जाके आईटी एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग लोगे तो आप क्या देखना चाहोगे? सबसे पहले सर कंपनी कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज करती है वो हम देखना चाहेंगे, उसका पर्पस क्या है, वो फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए यूज कर रही है, नॉन फाइनेंशियल के लिए कर रही है, लोकेशन कहाँ पे है, आर्किटेक्चर कैसा है, वर्जन कौन सा है, इन हाउस है, पैकेज्ड है, क्या आउटसोर्स एक्टिविटी है, क्या की पर्सन कौन कौन है। मतलब आपने आईटी की सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की। कुछ एग्जाम्पल के बेस पे इन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि भैया आपको क्या क्या कंसीडर करना चाहिए व्हेन यू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन मे 22 के अंदर आया था। आगे चलते हैं। ऐसे 230 के हिसाब से आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट करना है। फिर ये किसने एग्जांपल देके बताया कि आप क्या क्या अंडरस्टैंड कर सकते हो। भाई जैसे हमारे यहाँ SAP 601 वर्जन है हमारे यहाँ पे, ये किस किस एरिया में काम करता है, इसने एक एग्जांपल और रेफरेंस के लिए बनाया, एग्जाम में आप छोड़ के जा सकते हो। सर आपने ये देख लिया कि मुझे क्या क्या समझना चाहिए। फिर ये बोलता है कि आप रिस्क भी समझ लो कि भैया आईटी की वजह से ना बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं। दिस इज ऑलरेडी कवर्ड इन चैप्टर नंबर 4, तो आप वहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ।
कि भैया हो सकता है इनएक्यूरेट प्रोसेस कर दे डेटा को, अनऑथराइज एक्सेस हो जाए डेटा का, डायरेक्ट डेटा चेंज हो जाए, किसी को एक्सेसिव एक्सेस मिल जाए, इनएडिक्वेट या लैक ऑफ एडुकेशन ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी हो जाए। ये सारे क्या है, इसके आईटी के रिस्क हैं। ये मुझे लगता है आप ईआईएस में भी बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे, तो ये आप खुद से करेक्टरिस्टिक्स, बेनिफिट और रिस्क ये आप जजमेंट से भी लिख सकते हो। ठीक है जी। अब आपने क्या देखा अभी तक सर, आपने है ना ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक ही क्वेश्चन देखा कि एक ऑडिटर क्या क्या अंडरस्टैंडिंग लेगा। उसने आईटी के अलग अलग पार्ट को बता दिया कि आप अंडरस्टैंड ले लो। फिर बेसिक बातें बताई, आईटी के बेनिफिट क्या रहेंगे, आईटी की वजह से रिस्क क्या हो सकता है, क्या आप चाहोगे। अब अगला अंडरस्टैंडिंग आप किसका चाहोगे, सर आपने रिस्क बता दिया, तो अब अगला अंडरस्टैंडिंग हम चाहेंगे किसका, कंट्रोल का। तो बेटा 3 तरह के कंट्रोल होते हैं। अगला क्या आता है अच्छा अभी पहले इम्पैक्ट बता रहा है ये, पहले कंट्रोल देख लेते हैं। कह रहे ऊपर वाले रिस्क थे, अब रिस्क को मिटाने के लिए क्या होते हैं, कंट्रोल्स होते हैं। कंट्रोल देख लीजिए क्या होते हैं। 3 तरह के कंपनी कंट्रोल लगाती है। एक होता है जनरल आईटी कंट्रोल, ठीक है जी, दूसरा होता है एप्लीकेशन कंट्रोल, तीसरा होता है आईटी डिपेंडेंट मैनुअल कंट्रोल। तीनों को पढ़ते हैं। जनरल आईटी कंट्रोल, general IT control are policy and procedure that relate to many application and support the effective functioning of application control. जनरल आईटी कंट्रोल पूरे बिजनेस को और जितनी भी एप्लीकेशन है सबको सपोर्ट करता है, उनको सही से स्मूथ फंक्शनिंग के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, दिस अप्लाई टू मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम, एंड यूजर, सभी पे लगता है। जनरल आईटी कंट्रोल के कुछ एग्जांपल जैसे कि डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन, जितना भी नेटवर्क का ऑपरेशन है, डेटा सेंटर है, उसको कैसे मैनेज करना है, जनरल आईटी कंट्रोल कहलाएंगे। प्रोग्राम के अंदर चेंजेस से रिलेटेड जो भी डिसीजन रहेंगे, जो भी कंट्रोल रहेंगे, जनरल आईटी कंट्रोल कहलाएंगे। कौन कौन कितना एक्सेस कर सकता है, जनरल आईटी कंट्रोल कहलाएंगे। एप्लीकेशन सिस्टम को एक्वायर करना है, पैकेज सॉफ्टवेयर लेना है, कस्टमाइज करवाना है, इन हाउस करना है, आउटसोर्स करना है, कैसे मेंटेन करना है, सारे जनरल आईटी कंट्रोल रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा एक बात, पहले आईसीआई सिर्फ इनके नाम पूछता था कि भाई जनरल आईटी कंट्रोल के एग्जाम्पल बता दो, लेकिन अभी आईसीआई क्या करता है, जो ये ऊपर डेटा सेंटर, प्रोग्राम चेंज, एक्सेस सिक्योरिटी, एप्लीकेशन, इनके कुछ एग्जाम्पल भी पूछ लेता है। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, देखो मैंने अपनी बुक में ना बाकायदा मार्क भी किया है, अगर आप देखेंगे कि भाई क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बनाया आपके लिए कंट्रोल्स के ऊपर 8A, लेकिन मैंने फिर बता दिया कि ये भी आपके पेपर में सेपरेटली आ सकता है। ऑलरेडी आपकी बुक में क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मैंने बना रखा है इस चैप्टर को। तो डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेशन पे वो ऑब्जेक्टिव और एक्टिविटी पूछ सकता है। तो आपने क्या करना है, 4 एक्टिविटी याद करके जानी है, कोई भी एक पेपर में आ सकता है। मैंने कब लिखा था किताब में, बहुत पहले से लिखा था, बच्चे छोड़कर जाते थे, और मैं आपको बताऊं एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस सिक्योरिटी मई 22 में आ गई थी। मेरे पास बहुत सारे बच्चों का फ़ोन भी आया था, अच्छा हुआ सर आपने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में बना रखा है, क्योंकि पहले हम सिर्फ नाम याद करने की सोच रहे थे, लेकिन जब आपने क्वेश्चन दे दिया तो हमें समझ आ गया कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और सबसे बड़ी बात मई 22 में पूछा जा चुका है। तो इसीलिए बोलता हूँ, कर रहे हो तो 100% कर जाओ, छोड़ कर मत जाओ। क्योंकि अगर मान लो किसी बच्चे ने सिर्फ, आप खुद सोचो, किसी बच्चे ने सिर्फ ये नाम किए होते, उसको पूरे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग है, वो बाकी सारे क्वेश्चन करके गया है जितने भी इंपॉर्टेंट है, बट वो नीचे वाली एक्टिविटी छोड़ गया था मई 22 में, क्योंकि बच्चों सबको लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या हुआ होगा, ये डेफिनेटली फील वेरी बैड कि भाई मैं पूरा चैप्टर करके गया, काश मैंने 4 एक्टिविटी भी देख ली होती या समझ लिया होता, खुद से बना के लिख देता। तो आपने बेटा जितने भी क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं सबको अच्छे से समझना है, उनका मतलब क्या है, रेफरेंस क्या है, वो सब देखना है। एप्लीकेशन कंट्रोल क्या होता है, जो किसी एक ऐप को कंट्रोल करने के लिए लगाए जाते हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल इंक्लूड बोथ ऑटोमेटेड एंड मैनुअल कंट्रोल, दोनों तरह के कंट्रोल हो सकते हैं, दैट ऑपरेट एट ए बिजनेस प्रोसेस लेवल। ऑटोमेटेड एप्लीकेशन कंट्रोल आर एम्बेडेड इनटू द आईटी एप्लीकेशन, ऑटोमेटेड मतलब जो आपने कॉन्फ़िगर कर दिया आईटी के अंदर ही, ठीक है। और आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल क्या होते हैं, ये बेसिकली ऐसे मैनुअल कंट्रोल है जहाँ पे हम किसी तरह की रिपोर्ट सिस्टम से निकालते हैं और उस पर फिर हम मैनुअली काम को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उस पर फिर हम किसी तरह के काम को परफॉर्म करते हैं। काफ़ी टाइम पे ऐसा भी होता है कि आईटी ने तो रिपोर्ट हमें सही से निकाल के दी, बट सामने वाले बंदे को रिपोर्ट को एनालिसिस ही नहीं करने आती, तो ऐसे केस में कंट्रोल आपका फेल हो जाएगा।
जनरल आईटी कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल में कैसा रिलेशन है भैया, दोनों ही इंटर रिलेटेड है, क्योंकि जनरल आईटी कंट्रोल एप्लीकेशन कंट्रोल को सपोर्ट करता है और दोनों ही बिजनेस के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए और अच्छे फंक्शनिंग के लिए काम करते हैं। तो ये आपने अब कंट्रोल समझ लिए, आपने रिस्क देख लिया आईटी की वजह से क्या होता है, आपने अंडरस्टैंडिंग ले लिया भैया आईटी के अलग अलग चीज़ों को मैं समझ लेता हूँ। अब ये कहता है क्या आपके बिकॉज ऑफ दिस आईटी क्या आपके ऑडिट के ऊपर इसका इम्पैक्ट हो सकता है क्या। तो बेटा मैं जो वर्ड बता रहा हूँ ना याद कर लेना, अगर आपके पेपर में एक वर्ड आ जाए क्या, इम्पैक्ट, या फिर इस तरह से होगा इफ द अबव रिस्क आईटी रिस्क नॉट मिटिगेटेड कुड हैव एन इम्पैक्ट, तो ये इम्पैक्ट वर्ड ना अपने जहन में बसा लो कि अगर इम्पैक्ट वर्ड आया आईटी से रिलेटेड तो हमको इम्पैक्ट ऑन कंट्रोल बताना है, इम्पैक्ट ऑन सब्सटेंटिव बताना है, इम्पैक्ट ऑन रिपोर्टिंग बताना है। इम्पैक्ट वर्ड जरूर मिलेगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार बच्चे क्या करते हैं इस चैप्टर के अंदर उनको आता सब है लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि लिखना कौन सा आंसर है। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ आईटी का इम्पैक्ट क्या रहेगा, कंट्रोल पे रहेगा। अगर आप कंट्रोल पे रिलाई नहीं कर रहे हो तो हो सकता है आपको ज़्यादा चेकिंग करनी पड़े। ठीक है, सिंपल है। चैप्टर 4 अगर आता है तो ये चैप्टर आप आराम से कर सकते हो। अगर इस चैप्टर को तब तक मत करना जब तक आपने चैप्टर 4 ना कर रखा हो। सब्सटेंटिव पे इम्पैक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा सर। अगर कंट्रोल बेकार है तो मैं डेटा पे रिलाई नहीं कर पाऊंगा। ही कैन नॉट रिलाई ऑन डेटा विच हैव प्रोसेस बाय द सिस्टम, ही मे नीड टू टेस्ट द प्रोग्राम बाय विच डेटा इज बीइंग प्रोसेस, दस कंप्लीटनेस एक्यूरेसी ऑफ रिपोर्ट फॉर एग्जांपल डेटा रीजिंग शेड्यूल शुड बी टेस्टेड बाय द ऑडिटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईपी टेस्टिंग भी बोलते हैं। और इसी केस में फिर आपको ज़्यादा एविडेंसेस लेने पड़ेंगे ये इंश्योर करने के लिए कि सब कुछ सही है। भाई अगर मेरे को सब्सटेंटिव पे भी रिलाई नहीं हो रहा है, कंट्रोल पे भी रिलाई नहीं हो रहा है, तो इम्पैक्ट मेरा रिपोर्टिंग पे भी आएगा। 260 और 265 के हिसाब से मैनेजमेंट को बताऊंगा, आइकोफर में रिपोर्ट करूंगा, हो सकता है ओपिनियन भी चेंज कर दूं। एक बच्चे ने आइकोफर का पॉइंट बताया था, वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कार बिल्कुल सही बेटा। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का भी अक्षित आपने सही आंसर दिया है। तो अभी तक आपने क्या देखा सर, आईटी के हमने फीचर फालतू की बातें देखी, फिर मेन आया कि आप अंडरस्टैंडिंग में किन किन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग लोगे, फिर एक रिस्क के बारे में बात की, रिस्क थे तो कंट्रोल्स थे तो कंट्रोल्स देख लिए, फिर हमने इम्पैक्ट देख लिया ऑडिट पे फिर हमने इम्पैक्ट देख लिया। अब एक बात बताओ, टेस्टिंग करोगे क्या? करेंगे सर। कैसे करते हैं? या तो इंक्वायरी करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे या रीपरफॉर्मेंस करोगे। कुछ बच्चा कहेगा सर इंक्वायरी करके काम खत्म कर देते हैं। बेटा इंक्वायरी सफिशिएंट है क्या? नहीं, आपको इंक्वायरी के साथ इंस्पेक्शन करना होता है। फिर कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर एक काम करते हैं, सब कुछ रीपरफॉर्म करते हैं। बोलते बेटा बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो हमको क्या करना पड़ता है, इन दोनों में से कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है, मतलब इन चारों में से एक कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है टू अचीव द बेस्ट एविडेंसेज और इस पर कंफर्ट लेने के लिए। तो ये आप सेल्फ रीड कर लीजिएगा, इसके अंदर कुछ है नहीं। आप ये क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, जो ऊपर टेबल थी उसी से बनाए। जब आप टेस्टिंग करते हो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में तो कॉमन मेथड क्या क्या है। मान लो आपके पेपर में आ गया हाउ यू विल टेस्ट आईटी एनवायरनमेंट या आईटी सिस्टम को आप कैसे कैसे टेस्ट करोगे, मेथड बताओ। तो आपने इंक्वायरी इंस्पेक्शन ही बताने हैं, लेकिन पॉइंट कैसे बनाए हैं वो देखिए। इंस्पेक्शन पे देखो 3 पॉइंट बना दिए, ठीक है। एक इंक्वायरी पे बना देना आप, ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन पे बना देना आप, एक आप चेकिंग पे बना देना, एक रीपरफॉर्मेंस पे बना देना। वही ऊपर वाले 5 पॉइंट को इन्होंने पॉइंट में कर दिया। इंस्पेक्शन में किसके क्या क्या इंस्पेक्ट करने के लिए कह रहा है बिजनेस एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन को इंस्पेक्शन देख लो, जो चेंजेस हुए हैं वो उनको इंस्पेक्शन कर लो, जो मैनुअल है यूज़र मैनुअल है उनको इंस्पेक्ट कर लो। तो उन्हीं पॉइंटों को उठाया और एक एक वर्ड अटैच कर दिया, ठीक है। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। अब अगर आपको कुछ मिलता है तो आप रिपोर्ट बनाओगे क्या? यस सर। अगर कुछ भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मिलती है तो हम रिपोर्ट बनाएंगे, लेकिन सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हम कैसे बोलेंगे? ये जुलाई 21 में ऑलरेडी आ चुका है। क्या कोई वीकनेस है क्या आईटी कंट्रोल के अंदर, आप पूछोगे क्या कोई वीकनेस है क्या, फिर उसका इम्पैक्ट देखोगे कि भाई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है क्या, हमारे ऑडिट पे कितना इम्पैक्ट है उसका। फिर वो डेफिशिएंसी हम रिपोर्ट करेंगे किसको, मैनेजमेंट को या दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को। वर्बल करोगे, रिपोर्ट बना के दोगे सर, इंटरनल कंट्रोल मेमो बनाएंगे, लेटर बना के देंगे पूरा, उसके अंदर हमारी सारी ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, सारी राइटिंग के अंदर देंगे। यहाँ पे आइकोफर का पॉइंट भी डाल सकते हो कि आईएफसी में भी जाएगा और हो सकता है ऑडिट रिपोर्ट पे ओपिनियन भी चेंज हो जाए। यहाँ पे ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। ये कि इन्होंने बस एक जनरल बताया कि किस तरह से हम ड्राफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आईएफसी ऑलरेडी हम चैप्टर 4 में कवर कर चुके हैं। इसके अंदर ये क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा कि कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता। प्राइवेट कंपनी में विच इज ओपीसी और स्मॉल कंपनी विच हैज अ टर्नओवर ऑफ लेस देन 50 करोड़ एज पर लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड which has aggregate borrowing from bank or financial institution or any body corporate any time during the financial year less than 25 करोड़। मैं हमेशा बोलता हूँ इसको मूव कर लो कहाँ पे, चैप्टर 4 में। अब आपका एक नया कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है क्या,
ये एक ऑडिट अप्रोच है, ये वही चैप्टर 4 की ऑडिट अप्रोच है। अगर आपसे पूछे कि पूरा ऑडिट कैसे करोगे, आईटी एनवायरनमेंट में आपको ऑडिट करना है, पूरी ऑडिट अप्रोच बताओ। पूरी ऑडिट अप्रोच मतलब इनिशियल से लेके आखिरी तक। तो चैप्टर 4 याद कर लो यार। चैप्टर 4 में आप क्या करते थे? रिस्क असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग, टीओसी, रिपोर्टिंग। बेस भाई आईटी एनवायरनमेंट में ऑडिट अप्रोच पूछ रहा है, आईटी एनवायरनमेंट मतलब कंट्रोल्स, तो अपन क्या करते थे? रिस्क असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग, टीओसी, रिपोर्टिंग। रिस्क असेसमेंट में क्या करते थे? सिग्निफिकेंट अकाउंट देखते थे, क्वालिटेटिव फैक्टर्स देखते थे, क्वांटिटेटिव फैक्टर्स देखते थे, रेलेवेंट एजर्शंस को आइडेंटिफाई करते थे, क्या क्या मिसस्टेटमेंट हो सकती हैं वो सब समझते थे, फिर आईटी के रिस्क देखते थे। ऐसे ही जब आप अंडरस्टैंडिंग लेते थे तो आपको याद है ना, वॉक थ्रू अंडरस्टैंडिंग में फ्लो चार्ट देखते थे, चेकलिस्ट देखते थे, नरेटिव रिकॉर्ड देखते थे, फिर एक रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स बनाते थे। वो ये वही सारे पॉइंट इसने चैप्टर 4 वाले ही सारे पॉइंट इसने यहाँ पे डाल दिए। और उसके बाद आप टेस्टिंग करते थे और फिर उसका रिपोर्ट बनाते थे। रिपोर्टिंग वाले वही पॉइंट है जो आप ऊपर पढ़कर आए हो। तो ये पूरी ऑडिट अप्रोच हो गई। ऊपर जो भी हम ऊपर तक पढ़कर आए हैं या जो भी चैप्टर 4 का पॉइंट है वो पूरा यहाँ पे इन्होंने दोबारा से डाल दिया। अब आता है डेटा एनालिटिक्स, अपने आप में एक अलग कंसेप्ट। यहाँ पे समझ लो एक चैप्टर खत्म हो गया, अब एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया जिसका नाम क्या है? डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स क्या है? बेसिकली डेटा एनालिटिक्स के अंदर आप एक टूल यूज़ करते हो। आप कंपनी भी हो सकते हो, ऑडिटर भी हो सकते हो, इंडस्ट्री भी हो सकते हो, स्मॉल एंटिटी भी हो सकते हो। एक्सेल को आप एक टूल मान लो तो एक स्टूडेंट भी हो सकते हो। हम किसी टूल को यूज़ करते हैं, उसके अंदर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन डालते हैं और उससे कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, दैट इज़ डेटा एनालिटिक्स। सबसे पहला पॉइंट कहता है, और जो ऑडिट में हम इस डेटा एनालिटिक्स को किस नाम से जानते हैं? कैट, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। तो ये क्या कहता है कि डेटा एनालिटिक्स को हम किस किस काम के लिए यूज़ करते हैं। देखिए, द टूल एंड टेक्निक दैट ऑडिटर यूज इन अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ डेटा एनालिटिक्स आर नोन एज कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक और कैट इन शॉर्ट। डेटा एनालिटिक्स हम कैसे कैसे देखते हैं? देखिए, डेटा एनालिटिक्स को यूज़ किया जा सकता है इंस्पेक्शन, क्लिनजिंग और ट्रांसफॉर्मिंग एंड मॉडलिंग द डेटा विद द गोल ऑफ डिस्कवरिंग यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू सपोर्ट द डिसीजन मेकिंग। अब ये इसके अंदर ना 3 पॉइंट सिर्फ यूज़ पे बता रहा है कि कौन कौन यूज़ करता है डेटा एनालिटिक्स को। देखो, ये कहता है डेटा एनालिटिक्स को इंडस्ट्रीज़ यूज़ कर सकती हैं, ठीक है, बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए। फिर दोबारा यही कह रहा है कॉमर्शियल इंडस्ट्री यूज़ कर सकती है मोर इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन के लिए। आपको नहीं लगता दोनों पॉइंट सेम है? आई से चोमू बना रहा है सेम चीज़ को 2 बार लिखकर। इसी तरह से ये दोनों पॉइंट भी सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। पहले में कह रहा है इंडस्ट्री छोड़ो, ऑडिटर भी यूज़ कर सकता है अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए ऑडिट के अंदर। आगे कह रहा है कि ऑडिटर यूज़ करता है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट प्रोग्राम एज ए पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू प्रोसेस डेटा ऑफ ऑडिट सिग्निफिकेंट अकाउंट कंटेनिंग क्लाइंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ऊपर वाले में कह रहा है कर सकता है, नीचे वाले में कह रहा है करता है। तो बेसिकली यहाँ पे इसने बेसिक बातें की है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप डेटा एनालिटिक्स को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैंने आइडिया का एग्जांपल दिया था आप लोगों को, हाँ सर दिया था। तो आप मुझे बताओ हम आइडिया को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। सर आपने तो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक आपने जेई टेस्टिंग भी की थी, सैंपल भी निकाला था, सब्सटेंटिव टेस्टिंग के सैंपल भी निकालते हो, कुछ लोग टीओसी के भी निकाल लेते हैं, तो बहुत रिकैलकुलेशन भी कर सकते हैं, रीपरफॉर्म भी कर सकते हो। तो वो सारे एग्जाम्पल जो हम लोग रियल लाइफ में करते हैं वो आप यहाँ डाल देना। क्या सर मैं आईपी टेस्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं सैंपल निकालने के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं रीकॉम्प्यूटेशन के लिए भी कर सकता हूँ, री परफॉर्मेंस के लिए भी कर सकता हूँ, एनालिसिस ऑफ जनरल एंट्री जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जेई टेस्टिंग, इसके लिए भी कर सकता हूँ फ्रॉड के लिए भी देख सकता हूँ, जेई टेस्टिंग से भी पता चलता है वैसे तो। कंट्रोल डेफिशिएंसी कंट्रोल के लिए भी देख सकता हूँ, इनकंसिस्टेंसी भी देख सकता हूँ। तो ये सारे क्या हो गए हमारे ऑडिट के वर्क, ऑडिट के काम। डेटा एनालिटिक्स कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सारे मेरे ऑडिट वाले काम हो गए। उसके बाद आओ, उसके बाद कहता है एक सजेस्टेड अप्रोच टू बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ कैट इन द गिवन इलस्ट्रेशन बिलो। आपकी एक सजेस्टेड अप्रोच क्या रहेगी? अब देखना मैं एक दोबारा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। यहाँ पे वर्ड क्या है? अप्रोच। यहाँ पे वर्ड क्या है? अप्रोच। बच्चा पेपर में ना गलत लिख देता है। ये अप्रोच किसकी थी? आपकी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की या फिर आईटी की। नीचे जो अप्रोच पूछ रहा है किसकी पूछ रहा है? डेटा एनालिटिक्स की। अगर डेटा एनालिटिक्स आए ना आपके माइंड में आइडिया आना चाहिए, जो हम आइडिया डिस्कस करते थे। तो आप मुझे बताओ जब आइडिया को यूज करते थे तो हमारी अप्रोच क्या होती थी? याद करो मेरी फ्लो ऑफ ऑडिट की क्लास, याद करो मेरी फ्लो ऑफ ऑडिट की क्लास। मैं आपको क्या बताता था सबसे पहले हम रोमम निकालते हैं, फिर मटेरियलिटी निकालते हैं,
फिर क्लाइंट से डेटा लेते हैं। डेटा क्या सिस्टम को दे देते हो क्या? नहीं सर, डेटा सिस्टम को देने से पहले आईपी टेस्टिंग करते हैं, जिसके अंदर आप कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, रेलेवेंस चेक करते हो। उसके बाद ये सब काम क्यों कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, किस अजर्शन पे मैं कंफर्ट लेने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें देखते थे। फिर सैंपल निकल के आते थे, फिर सैंपल की मैं चेकिंग करता था और फिर एक रिपोर्ट या रिजल्ट इवेल्युएट करता था। यही सारे पॉइंट यहाँ पे अप्रोच में लिखे हैं, बस देखना समझने की बात है। सबसे पहले कहता है आप अंडरस्टैंडिंग ले लो आईटी एनवायरनमेंट की, जो कि हम पहले ही वॉक थ्रू में ले चुके होते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्यों करने वाले हो? लेट से मेरे को टीओडी करना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। आपका सोर्स इन्फॉर्मेट ऑफ डेटा कैसा रहेगा, आप डेटा को ले आओ। फिर मैंने आपको बताया था कि क्लाइंट का डेटा अलग अलग तरीके से आता है, हम उस डेटा को सैनिटाइज करते हैं, मतलब हमारे फॉर्मेट में लेके आते हैं डेटा को। उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करो और अपने हिसाब से सेट करो, फिर आईपी टेस्टिंग करो उस डेटा पे। फिर क्या करो, आईपी टेस्टिंग करो, वेरीफाई द कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी ऑफ एक्सट्रैक्टेड डेटा। अब आपने क्या करना है, आइडिया के अंदर डाल के ओके करना है, और आपने क्या करना है, जो भी क्राइटेरिया है वो डेटा पे आपने लगा देना है। जो भी आपके इनपुट्स हैं, जैसे कि रोमम, बेटा प्रैक्टिकली पढ़ने का देखो ये फ़ायदा होता है। अब कुछ लोग आपको ये रटवाते होंगे मटेरियल, ठीक है, ये आप अपनी क्राइटेरियाज डाल दो उसके अंदर। अगर आप मिनिमम सैंपल भी डालना चाहो तो वो भी डाल दो। उसके बाद आप क्या करेंगे, ओके दबाएंगे और रिजल्ट निकल के आएगा, फिर उस पर आप अपना काम करेंगे और फाइनली रिपोर्ट और रिजल्ट को डॉक्यूमेंट कर लेंगे, कंक्लूजन फ्रेम कर लेंगे 230 के हिसाब से। बेटा अप्रोच समझ आई? देखो मेरा गला बिल्कुल जा चुका है, आपको पता है, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप लोगों का जोश हाई है? आपके पेपर में 80 प्लस नंबर आएंगे, मैं वादा दे रहा हूँ, 80 प्लस मार्क्स आएंगे। आपने मुझे कुछ नहीं देना, आपने मुझे कुछ नहीं देना, आपने मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि सर मैं अपने आप से वादा करता हूँ मैं 80 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। आपने मुझे कमेंट में सिर्फ इतना बोलना है, सर मैं आपसे वादा करता हूँ मैं 80 मार्क्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ सर, और मैं बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करूँगा, 5 बजे तक पढ़ाई करूँगा और वीडियो के आखिरी में कमेंट करके जाऊँगा कि सर मैं 80 ला के दिखाऊँगा। आपने बस मुझे ये बोलना है कि सर मैं आपको 80 लाकर दिखाऊंगा, आई विल स्कोर 80 प्लस मार्क्स, दिस इज़ माई प्रोमिस टू यू कपिल सर। बस इतना आपने मेरे को वीडियो के आखिरी में कमेंट करके जाना है, और हर बच्चा मेरा नंबर सेव कर लेगा। चाहे आपने मेरे को पैसे दिए हो ना दिए हो यार, हर बच्चा पैसे देकर स्टूडेंट थोड़ी ना बनता है। अगर आप ये क्लासेस यूट्यूब पे देख रहे हो, ये भी तो पूरा ही कोर्स है ना, आप मेरे स्टूडेंट हो। आप मेरे स्टूडेंट हो, आपने कभी ये नहीं सोचना अरे यार हमने फीस नहीं दी तो हम सर के स्टूडेंट नहीं है। बेटा आप मेरे स्टूडेंट हो, आप ये नंबर सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ जब आपका रिजल्ट आएगा तो सबसे पहले आप मुझे, अपने बड़े भाई को अपना रिजल्ट जरूर शेयर करोगे। जैसा भी आएगा, आपके 50 भी आएंगे तो भी आप मुझे बताओगे, तो कहोगे सर देखो पढ़ के बड़ा मज़ा आया, प्रैक्टिकली समझ आया, नंबर इतने आए हैं। जितने भी आए हो, 100 नंबर आएंगे तो भी मुझे बताओगे, 50 आएंगे तो भी मुझे बताओगे, फेल होगे तो भी मुझे बताओगे कि कपिल सर फेल हो गया, मैंने मेहनत नहीं की थी, मैं लापरवाही कर गया था, अगली बार नहीं करूँगा। तो आपने मुझे फेल होने पे भी बताना है, पास होने पे भी बताना है, सुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट रैंक वगैरह आती है तो भी आपने मुझे बताना है। ये मेरा नंबर था, ठीक है।